पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सुर्खियों में है। पूरे देश में खबर छाई हुई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि किसी निर्दोष को सजा हो या फांसी हो। ममता बनर्जी कहती हैं कि यदि कोई दोषी है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर दोषी हजारों को हो तो हजारों को फांसी दीजिए, लेकिन किसी निर्दोष को फांसी मत दीजिए। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आखिर यह अभी से क्यों लग रहा है कि किसी निर्दोष को फांसी हो सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि आपको याद है धनंजय चटर्जी के साथ क्या हुआ था। सवाल यह है, उस घटना में धनंजय चटर्जी एकमात्र मुख्य अभियुक्त था, और इस घटना में भी यदि अगर हम देखें तो अभी तक एकमात्र अभियुक्त संजय गिरफ्तार हुआ है। यानी धनंजय और संजय की अगर हम कहानी को देखें तो दोनों जगह अभी तक एक ही अभियुक्त है। एक की तो पुराने केस में फांसी हो चुकी है और दूसरे की अभी प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसे में पहले से अंदाजा लगा लेना कि फांसी होगी, ये कहाँ तक जायज है। वह भी मुख्यमंत्री जब खुद सड़क पर उतर गई हो कि फांसी और सजा होनी चाहिए दोषी को। सवाल यह उठता है कि पूरे घटनाक्रम को यदि हम देखें तो क्या आरजी कर हॉस्पिटल इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। यदि हम टीएमसी के ही वरिष्ठ नेताओं की बात माने, टीएमसी के पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सिंह जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के स्टूडेंट रहे हैं, वह कहते हैं कि ऐसी स्थिति हमारे समय में नहीं थी, बहुत खराब स्थिति है, और वह बहुत कुछ इसके बारे में कहते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी, वह भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्टूडेंट रही है, वह भी इस बारे में कहती हैं। दोनों पति पत्नी यह भी कहते हैं कि हमारी बेटी इसी कॉलेज में भी पढ़ाई कर रही है और उसकी 6 महीना पढ़ाई बाकी है, और उसको लेकर हम लोग काफ़ी बेहद चिंतित हैं। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई दल विशेष इसके लिए राजनीति कर रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा कहती हैं कि आरजी कर प्रशासन को पूरी तरह पाक साफ नहीं कहा जा सकता। वह कहती हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं और उनसे भी त्रुटियां हुई हैं। सवाल यह उठता है कि जब उस लड़की के साथ हादसा हुआ तो अस्पताल प्रशासन ने उसके परिवार को यह क्यों कहा कि आपकी बेटी बीमार है। फिर उनको क्यों कहा गया कि उसने फांसी लगा ली है, सुसाइड कर ली है, और जब वह परिवार अस्पताल आता है तो उसे घंटों क्यों इंतजार कराया जाता है। सवाल यह भी उठता है कि प्रिंसिपल जब वो इस्तीफा दे देते हैं या इस्तीफा उनसे ले लिया जाता है, कुछ एक घंटे के बाद ही शाम तक उन्हें फिर नेशनल मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति उनकी कैसे हो जाती है। आखिर इन सब घटनाओं के पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है। कहीं ना कहीं कुछ तो है। दूसरी तरफ महिला रात दखल कार्यक्रम पूरे राज्य में खास करके शहरी इलाकों में चल रहा था। बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। अचानक रात 12 बजे 100-150 लोगों का ग्रुप अस्पताल परिसर में दाखिल होता है, और उसके बाद वह ग्रुप में बंटकर जगह जगह वह तांडव करते हैं। एक ग्रुप इमरजेंसी बिल्डिंग की 3री मंजिल तक पहुंच जाता है। इसे खुशकिस्मत कहें कि 4थी मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पर सेमिनार हॉल था, और उस सेमिनार हॉल में ही यह हादसा हुआ था। पुलिस भी कह रही है कि वो सेमिनार हॉल तक नहीं गए थे और कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ है। यदि अगर वहां पहुंच जाते तो क्या होता, सारा सबूत खत्म होता, नष्ट होता, फिर जो दोषी है उसको सजा कहां से होती। अब हम बात करेंगे कि आखिर वो लोग थे कौन। निश्चित वो गुंडा मवाली थे, चाहे भले किसी भी दल के रहे हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि किसी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज था और किसी के हाथ में लाल सादा झंडा था, और वह कहती हैं कि यह घटना बाम और राम ने किया है। मुख्यमंत्री राम का नाम लेकर राम भक्तों को थोड़ा नाराज भी किए। सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि राम भक्त इससे व्यथित है।
मुख्यमंत्री का इशारा साफ लेफ्ट और बीजेपी की तरफ था। दूसरी तरफ सीपीएम का कहना है कि यह पूरा का पूरा काम तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। पार्टी के सचिव पॉलिट ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद सलीम कहते हैं कि सबूत नष्ट करने के लिए ऐसा किया गया था। सवाल यह है कि दोषी अभी तक एक ही गिरफ्तार हुआ है और संजय ने खुद कबूल किया है कि मैंने अपराध किया है और मुझे फांसी दे दीजिए। उसे इस कुकृत्य के लिए तनिक भी पछतावा या पश्चाताप नहीं है। बावजूद इसके शुरू से यह कहना कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, कहीं इसके पीछे क्या वजह है? अगर मुख्यमंत्री धनंजय चटर्जी से इस केस को जोड़ना चाहती हैं तो धनंजय चटर्जी ने मार्च 1990 में हेतल पारिक एक स्कूली छात्रा का रेप एंड मर्डर किया था। 2004 में 14 साल बाद 14 अगस्त को उसे फांसी हुई थी। 21वीं सदी की यह पहली फांसी थी पूरे देश में और इस फांसी की सजा के पहले भी बहुत सारे सवाल उठे थे और इस फांसी के बाद भी। जब इसे फांसी दी गई थी तो कोलकाता में कोई जल्लाद उस समय नहीं था। जल्लाद नाटा मलिक रिटायर हो चुका था। बुद्धदेव बाबू की सरकार थी। उन्होंने नाटा मलिक से कहा फांसी देने के लिए। नाटा मलिक ने एक शर्त रखी कि मेरे बेटे महादेव मलिक को नौकरी देनी होगी तभी मैं फांसी दूंगा। राज्य सरकार उस वक्त तैयार हो गई। उसके बाद नाटा मलिक और महादेव मलिक दोनों ने मिलकर वो फांसी दी थी। यहाँ एक चीज और बताना बहुत जरूरी होगा। ये फांसी की सजा देते वक्त जज ने कहा था कि मैं यह सजा इसलिए दे रहा हूं कि बलात्कारियों को यह कृत्य करने के पहले रूह कांप जाए और वह 100 बार सोचे कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। खैर, बलात्कारियों के तो रूह नहीं कांपे। आज भी बलात्कार और रेप एंड मर्डर केस में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन इतना जरूर हुआ कि नाटा मलिक फांसी देने के बाद खुद वहां पे होश हो गया और नाटा मलिक को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। होश में आने के बाद उसने कहा कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। वह बार बार कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं और मुझे भी अब लग रहा है कि वह निर्दोष था। हो सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसी घटना का जिक्र कर रही हो, लेकिन सवाल यह है कि अभी तो तहकीकात शुरू हुई है, अभी बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं बाकी हैं। उसके बाद क्या अंजाम आता है मामला। जब वह 14 साल चला था तो यह भी कुछ साल चलेगा। ऐसे में पहले से यह कहना कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, फिलहाल बहुत जल्दबाजी है। यदि हम ममता बनर्जी के कार्यकाल में ही देखें, ममता बनर्जी के सत्ता में आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और फरवरी 2012 में 2 बच्चों की मां एंग्लो इंडियन सुजेट जॉर्डन के साथ कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में चलती गाड़ी में रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। उस पीड़ित महिला से मैं स्वयं मिला था और उसका इंटरव्यू किया था। उस महिला ने मुझसे कहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि इसमें सीपीएम के एक बहुत बड़ा नेता का हाथ है। मुझे नहीं लगता कि दोषियों को फांसी होगी और आज मैं कह सकता हूं कि वाकई दोषियों को फांसी नहीं हुई। इसके बाद भी बलात्कार का सिलसिला जारी है, आगे भी शायद जारी रहेगा, जिसे हम निरुपाय होकर देखते रहेंगे। यह काम प्रशासन का है देखना, इसलिए प्रशासन को इसमें सचेत होकर इसको दल विशेष से अलग हटकर देखना होगा। क्यों कि जो उस रात घटना घटी है आरजी कर में, वह किसी दल विशेष की बात नहीं थी, वो विशुद्ध गुंडा मवालियों की थी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उस गुंडा मवालियों को किसी न किसी राजनीतिक दल का निश्चित संरक्षण प्राप्त होगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे पर्दे के पीछे।